देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइटिंग खराब होगा तो ये मत समझना कि हमको लिखने नहीं आता अच्छे से, ठीक है ना? हाँ, तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है क्या है, जैसे मान लो कि अगर कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, अगर कोई भी कंडक्टर या कोई भी अगर मेटल है, तो जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं लगाया गया है तो उसके पास कोई मतलब ये है कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कई टाइप्स के हीट होता है, एनर्जी के कई सारे टाइप्स होते हैं, हीट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जब हीट पर किसी के पास एनर्जी रहता है तो उसका काम क्या होता है, जब भी किसी के पास एनर्जी आ जाएगा तो क्या करेगा, बोलो। कार्य करेगा, किसी एनर्जी चीज के रहेगा तो पास जब कार्य एनर्जी आ करेगा। जाएगा तो मूवमेंट करना शुरू कर देता है, इधर उधर चलना भागना दौड़ना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी आ गया। और आप लोगों को पता होगा कि -273 केल्विन पे एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है, और उस डिग्री पे किसी भी बॉडी का इंट्रामोलिक्यूलर जो मूवमेंट होता है वो रुक जाता है, मतलब कि वहां पे अगर लेके चले जाएंगे तो कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन नहीं कर सकता है। या फिर हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस ही क्यों ना हो, तो रूम टेम्परेचर या फिर किसी भी टेम्परेचर पे जितना उसका टेम्परेचर वो थर्मल एनर्जी के हिसाब से उसके जो मॉलिक्यूल हैं लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं। लिक्विड के थोड़ा ज़्यादा करते हैं, सॉलिड का कम करते हैं, और गैस का बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन करते रहते हैं। तो वैसे कोई भी अगर मेटल है तो उस मेटल के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की हमें आवश्यकता है, क्योंकि उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन होगा तो कोई भी अगर खास करके अगर मेटल है तो उसमें आउटर मोस्ट शेल की बात होगी। आउटर मोस्ट शेल की बात क्यों होगी, क्योंकि वो जो है लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर कोई भी मेटल है तो कहा जाए कि व्हाट इज मेटल, तो मेटल का अगर कोई डिफिनेशन अगर पूछेगा तो क्या बताओगे, कि दो सब्सटेंस विच ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटल। कोई भी अगर सब्सटेंस से अगर वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा डोनेट करता है तो उसको हम लोग मेटल कहते हैं। तो क्यों हमेशा डोनेट करते हैं, क्योंकि जब भी रिएक्शन होता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका सेंट्रल मतलब न्यूक्लियस है, उसका अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है, और इसलिए जिसके साथ रिएक्शन करता है वो आसानी से उसको क्या कर लेता है, अपने में मिला लेता है। वैसे ही सेम कंडीशन है, अगर कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है तो थर्मल एनर्जी की वजह से ये रैंडम मोशन करते रहते हैं, हमेशा इनका मोशन क्या होते रहते हैं, रैंडम, जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी यू कहेंगे। इसमें समझ में आ रहा है, हर समय अलग अलग डायरेक्शन में थोड़ा सा मोशन करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने बॉन्ड को ब्रेक करके मोशन करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत खिंचाव उसमें बना रहता है, लगातार अलग अलग जगह पे मोशन करते रहते हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज्यादा वो मूवमेंट करते हैं। इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि वैक्यूम ट्यूब वगैरह में अगर थर्मल एनर्जी को अगर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो अपने सरफेस से इलेक्ट्रॉन को छोड़ के क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि न्यूक्लियस के अंदर का जो अट्रैक्शन फोर्स है उससे उसका कहीं एनर्जी ज्यादा हो जाता है, और फिर वो अपने उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से छोड़कर बाहर निकल जाता है। और फिर अगर दोनों तरफ अगर प्लेट लगाए हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है ना? तो अगर कोई भी अगर मटेरियल है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है जनरल इनिशियल स्टेट पे, जब अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया तो हर डायरेक्शन में रैंडम मोशन करता रहता है। हर डायरेक्शन में वो क्या करेगा, रैंडमली मोशन करता रहेगा। तो जब रैंडम मोशन करता रहेगा तो उसके पास जो स्टार्टिंग के जो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी, वो जीरो होता है। यू नेट की वैल्यू क्या होगा, यू नेट की जो वैल्यू है ये जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में जो डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाता है तो साइन निगेटिव हो जाता है, तो सबका एक पेयर मिल जाता है। जैसे मान लो कि अभी कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन उस समय पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव जरूर कर रहा होगा, ठीक है? तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होगा वो इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है वो उसको क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। तो जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ये तो पहले की कहानी है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए तब की कहानी है। जैसे इसके दोनों तरफ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा दिए तब क्या होगा, तो होता ये है कि जो जैसे है कोशिश करता है कि एक ऐसे डायरेक्शन में अलाइन होने का
ताकि वहां से वो चल सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं ऐसे और चलने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका जो मोशन है उस मोशन का पाथ ऐसे नहीं होता है। मैं बताता हूँ कैसा होता है। तुम लोगों को तो मान लो कि मैं दूसरे उंगली से भी पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं खाना कैसे खाऊंगा। लेफ्ट हैंड से रोटी टूटेगा? मुंह की जगह पे नाक में चला जाएगा। देखो तो नेटवर्क सही है ना? सबको आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है प्रॉपर? सर चलो नेट सही है लगभग। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं मोशन की। तो जैसे मान लो कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो रैंडम मोशन कर रहा है, सपोज है। तो रैंडम मोशन ये ऐसे कर रहा है, पहले ये इधर जा रहा है, फिर कहीं टकराने के बाद इधर जा रहा है। और इस डायरेक्शन में अगर हम पॉजिटिव फील्ड लगा दें तो इसका जो स्पीड है वो अचानक से इधर से मुड़ के इधर जाने नहीं लगेगा। क्योंकि जब भी अगर कोई चीज मोशन में होता है ना, तो उसको अपनी तरफ खींचना बहुत मुश्किल होता है। अपनी तरफ खींचना बहुत मुश्किल होगा। अगर कोई रेस्ट में है ना, तो उसको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला सकते हो आसानी से। जैसे मान लो कि कोई यूजुअल लाइफ में भी मैं समझा सकता हूँ कि अगर मान लो कि अगर कोई व्यक्ति है वो कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको कोई भी काम दोगे, कहो कि चलो तुम अब इस डायरेक्शन में चला जाए, इस डायरेक्शन में काम किया जाए, तो करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर मान लो कोई आदमी पहले से किसी प्रोफेशन में है और फिर कोई आदमी आए कहे तुम इस प्रोफेशन को छोड़ के ये प्रोफेशन चुनाव कर लो, तो भले वो चुनाव कर लेगा, लेकिन मूड बनाते 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 बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि तुरंत आदमी कहेगा उसको छोड़ के रिजाइन करके तुरंत दूसरा प्रोफेशन चुनाव कर लेगा। मतलब वो एक पर्टिकुलर किसी अदर डायरेक्शन में चल रहा है, तो अचानक से उसको दूसरे डायरेक्शन में अगर मोड़ा जाए तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। और ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो कि अगर मान लो कि कोई जानवर ही है, अगर ऐसे मान लो कोई जानवर है, अगर जैसे मान लो कि गाय वगैरह आप लोग बांधते रहते होगे या दौड़ाते रहते होगे जब इंटरटेनमेंट की आवश्यकता होती होगी, तो मान लो कि कोई गाय है, तो उसको खोल के एक खूंटा से दूसरे खूंटे में बांधना है। तो जब वो सीधा एकदम चुपचाप बैठी है तो उसको तुरंत खोलोगे, ले जाके बांध दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मान लो कि वो एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ रही है, अब उसको जबरदस्ती से खींच कर किसी हम अलग डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, तो क्या ये आसानी से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर किसी अदर डायरेक्शन में वो अपना पूरा पोटेंशियल लगाए हुई है। अब उस पोटेंशियल को मैं कैंसिल आउट भी करना है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी देना है, दो काम करना है। पहले जब वो रेस्ट में थी तो उसको सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाना था कि चलो भैया तुम इस डायरेक्शन में आ जाओ। अभी क्या है कि उसका पोटेंशियल किसी अदर डायरेक्शन में चल रहा है, उस पोटेंशियल के बराबर हमें इस पोटेंशियल लगाना पड़ेगा ताकि उसको हम कैंसिल आउट करें, और फिर एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर स्टेशनरी होता ना, अगर रुका हुआ होता, तो यहाँ पे तुरंत हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते तो क्या करते हैं, तुरंत इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता। लेकिन अभी क्या है कि किसी अदर पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑलरेडी ये मूव कर रहा है, और जब पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तब उसको अगर किसी हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ले जाना चाहते हैं, तो क्या करेगा, ये अचानक से नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इसका जो झुकाव होगा इधर की तरफ आ जाएगा। मतलब कि इधर ना जाके थोड़ा सा इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऐसे हो जाएगा। अब इसका जो पाथ है ना, वो पाथ अब ऐसे हो जाएगा। मतलब कि असर पड़ेगा इसका, थोड़ा सा इधर असर पड़ेगा, लेकिन जाएगा इधर ही। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल मुड़ के इधर चला गया, ठीक है ना। वैसे अगर मान लो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कोई इधर जा रहा था, ठीक है, तो अगर इधर जा रहा था तो फिर ऐसा कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो अचानक से इधर थोड़ी मुड़ जाएगा, वो थोड़ा सा इसके डायरेक्शन में थोड़ा सा इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई इधर जा रहा था स्टार्टिंग में, थोड़ा सा इसकी तरफ मुड़ जाएगा। अगर कोई बिल्कुल इसी के डायरेक्शन में जा रहा था तो वो तो एकदम इसी डायरेक्शन में जाएगा ही, ठीक है ना। तो अलग अलग डायरेक्शन में जो चल रहे थे, वो थोड़ा थोड़ा इसकी तरफ झुकाव बढ़ा, और जो थोड़ा थोड़ा झुकाव बढ़ा ना, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो चले ही, कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में इनका मूवमेंट तो हुआ ही। तो ये जो छोटा छोटा स्मॉल जो मूवमेंट है ना, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को होने में जितना टाइम लगा, उसी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोशिश किया चलने का, और थोड़ा बहुत उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंतर्गत, तो उसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसा नहीं है खाली चुपचाप बैठा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, वो ऐसे चलना शुरू कर दिया। ऐसा चल सकता था जब
पहले ही से अगर वो स्टेशनरी होता तब, या फिर पहले से उसी डायरेक्शन में या उससे थोड़ा सा इधर उधर चल रहा होगा तब। अब मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है इसके बिल्कुल अपोजिट जा रहा है, तुम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो क्या वो तुरंत मुड़ के ऐसे थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि उसका भी अपना पोटेंशियल है ना, समझ आ रहा है? तो थोड़ा सा अपना पोजीशन को क्या करेगा, ये बदलाव लाएगा, थोड़ा सा अपने पोजीशन में क्या लगेगा, ये थोड़ा सा चेंजिंग लाएगा। इधर जा रहा था तो थोड़ा सा ये इधर मुड़ जाएगा या फिर थोड़ा सा ऊपर मुड़ जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि इसके डायरेक्शन में बदलाव आएगा। जैसे हर कोई इलेक्ट्रॉन अगर हर कोई इलेक्ट्रॉन जो है मान लेते हैं कि इस तरह से है, अगर इसके अंदर अगर हम फील्ड लगाते हैं तो जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ये इधर जाने लगा फील्ड लगाने के बाद, ठीक है ना। कोई इधर जा रहा था तो फील्ड लगाने के बाद इधर जा रहा है, तो सभी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ा बहुत चेंजिंग आया, आया ना। और ये जो पर्टिकुलर जो चेंजिंग है ना किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसी की वजह से करंट क्रिएट हो जाता है। करंट क्रिएट होने के लिए जरूरी नहीं है कि एकदम से इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में चलने लगे, अगर ऐसा होगा तब तो बहुत अच्छा करंट फ्लो करेगा, समझ में आ रहा है? और जिसमें इस तरह से हो पाता है उतना बेहतर कंडक्टर भी होता है, तो उसमें उतना बेहतर ही करंट फ्लो करता है। लेकिन जनरली ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन अपने थर्मल एनर्जी की वजह से वो लगातार इधर उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो जैसे हमने अगर कोई फील्ड लगाया तो इसमें थोड़ा सा उस डायरेक्शन में बदलाव आ जाएगा, कोई इधर जा रहा है तो थोड़ा सा बदलाव आके इधर आ गया। तो ये जो डायरेक्शन में जो बदलाव है ना किसी एक पर्टिकुलर साइड में, तो ये जो डायरेक्शन में बदलाव है बस इसी डायरेक्शन की वजह से करंट क्रिएट होता है, और इसी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो जब बदलाव होता है तो ऐसा नहीं कि अब उसका रास्ता आसान हो गया। अगर मान लेते हैं कि पर्टिकुलर ये जो चेंजिंग है, अगर वो चेंजिंग हो कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव करने भी लगा कुछ देर बाद, क्योंकि धीरे धीरे बदलाव होते होते उस रास्ते में मान लो कि चेंज हो गया, तो जब अगर चेंजिंग हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज होता है ना। तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऊपर एक चार्ज लगाना शुरू फोर्स लगाना शुरू कर देगा। और जब भी अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पे जब अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के द्वारा वहां पे एक इफेक्ट क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वहां पे एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। अगर जैसे मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इस मार्कर को मैं अगर लगातार यहाँ से छोड़ दूं, ठीक है, तो धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ता जाएगा। जैसे कोई हायर ज्यादा हाई से अगर कोई कैच अगर आता है तो उसको पकड़ना मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ऊपर से आएगा उतना उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नीचे आते 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 तो उसका स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गया रहता है। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे ये भी फोर्स लगा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका भी तो अगर इस पोटेंशियल के डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो लगातार जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो उस फोर्स की वजह से लगातार उसका भी स्पीड बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो हाँ या ना। यस सर। बढ़ेगा ना स्पीड। जैसे मान लो कि साइकिल आप लोग चलाते हो तो जितना फ्रिक्शन लग रहा है उसी के बराबर अगर पॉन्डिल मारोगे तो तुम्हारा स्पीड सेम रहेगा। लेकिन अगर उससे लगातार अगर पॉन्डिल तेज मारते जाओगे तो तुम्हारा स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, मतलब तुम एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हो। वैसे ये भी कहीं पे भी जब लगातार फोर्स लगाते रहोगे ना तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। जहाँ फोर्स लगा है वहाँ एक्सेलरेशन आना कंपलसरी है। तो यहाँ पे फोर्स लगेगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन करता है? और क्या एक्सेलरेटेड मोशन के बाद करंट क्रिएट होता है? बोलो हाँ या ना। क्या कोई भी करंट एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट होता है? इससे पूछें, कौन बताएगा? सौम्या पांडे, प्रिंस, अनुज, 3-4 लोग दिख रहे हैं हमारे फ्रेम में, कोई भी बताओ। प्रिंस आवाज आ रहा है? हेलो सौम्या। सर क्या पूछे हैं? हम ये पूछे हैं कि जो
करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट होता है कि यूनिफॉर्म मोशन में चली हुई इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट होता है? यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड में अंतर समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसका रिजल्ट होता है? एक्सेलरेटेड मोशन वाले इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट होता है कि यूनिफॉर्म मोशन में चलने वाले इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट होता है? यूनिफॉर्म का होता है। तो यूनिफॉर्म कैसे हो जाता है? यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो फिर एक्सेलरेटेड होना तो लाजमी है। चलो देखो मैं बताता हूँ। देखो मैं कल ही बताया था आप लोगों को, ये लगातार मेरा अंगूठा जो है मोटा होता जा रहा है, लग रहा है कि मोटे हो रहे हैं। हाँ मोटे हो गए, या फिर दो थंब को मिला के एक ही हो गया। ऋतिक रोशन का 6 है, हमारा एक ही 6 के बराबर हो गया। देखो देखो देखो, हमने पहले भी दिन बताया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन के 3 फिनोमिना होता है। एक जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होता है तब, दूसरा जब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तब, और जो तीसरा होता है अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो जब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जब स्टेशनरी होता है तो उस समय उसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगाए जाते हैं, या उसके ऊपर जो टोटल फिजिकल क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, कैपेसिटर आता है। ये सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये किसके बेस पे पढ़ा है? डायपोल होता है। समझ में आ रहा है? ये सब किसके रिजल्ट हैं? स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के। कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी, जैसे इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन को रख दोगे तो स्टेशनरी ही रहेगा ना, और उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, पोटेंशियल के रूप में, या फिर डायपोल के रूप में, या कैपेसिटर में अगर रख दोगे तो चार्ज स्टोर कर लेगा। ये सारी चीज स्टेशनरी के रिजल्ट होते हैं। वैसे अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन का, तो यूनिफॉर्म मोशन बेशक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल होता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यूनिफॉर्मली अगर मोशन करता है तो हमेशा क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेटेड मोशन करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन, तो वो किसका रिजल्ट होता है? तो वो जो रिजल्ट है वो किसका होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में, कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होता है और वो कैसे आगे बढ़ता है। सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराएंगे और उस एक्सेलरेशन की वजह से वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्रिएट करेंगे। ठीक है ना? एलसी ऑक्सीलेशन में ये चीज हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम लोग को ये समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से जब चलते हैं तो उनके ऊपर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगातार अगर लगेगा तो वहां पे क्या होगा? उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, और जब स्पीड बढ़ता जाएगा तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? एक्सेलरेटेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ अलग है। क्या कहानी है? देखो, आज पहले ही बताया कि आज मैं बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा कम। मैं सोच रहा हूँ कि बस जितना ज्यादा बोल सकूं उसी का मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा हाथ से लिखने का इच्छा कर नहीं रहा है, बहुत पेन कर रहा है। क्योंकि तुम लोग क्लास स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले की ये घटना है हमारे अंगूठे के साथ जो घटी है। देखो, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा ना, तो ऐसा थोड़ी है कि उस पूरा जो एटम है उसके अंदर पूरा एटम खाली पड़ा है। ऐसा नहीं है कि बस वहां पे इलेक्ट्रॉन एक लाइन में इकट्ठा हो गए। जैसे तुम लोग प्रेयर के लिए एक लाइन बना लेते हो, एक रो, और उसी रो में सभी चलते जा रहे हैं, उनके बीच में कोई अवरोध ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होता है। चारों तरफ इस मेटल में, जैसे मान लो कि यहाँ पे मेटल बना देते हैं, इस मेटल में पूरे इंटायर मेटल के अंदर क्या भरा हुआ है? एटम भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? एटम। और इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकलना है, और इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद इसको चलना है। समझ में आ रहा है? तो एक एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल के जब आगे बढ़ेगा तो उसके आगे वाले एटम में से भी तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के आगे बढ़ चुका होगा। बोलो हाँ या ना? उसके आगे वाले एटम में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल के आगे चल चुका होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को?
हेलो। Yes, sir. आज बोल बड़ा कम रहे हैं सब। बिजली हमको काटी है और बोल ये कम रहे हैं सब। दर्द हमको हो रहा है। देखो देखो, तो जब इसके आगे और जैसे मान लो कि पीछे वाले इलेक्ट्रॉन की भी बात करते हैं, ये पीछे वाला इलेक्ट्रॉन जब आगे चलेगा ना, तो क्या होगा कि आगे वाला भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आगे बढ़ चुका होगा, और फिर क्या होगा कि ये इसमें जाके क्या करेगा, कोलाइड करेगा। और जब ये इसमें जाके कोलाइड करेगा, क्यों कोलाइड करेगा? क्योंकि ये वाला जो एटम है ना, वो पॉजिटिव चार्ज है। क्या है वो? पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव हो गया? क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आगे निकल चुका है। तो जब किसी भी एटम में से, जैसे मान लो कि Na है सोडियम, तो सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2, 8 और 1, 11 एटॉमिक नंबर होता है। तो जब एक आउटर मोस्ट शेल के जब जो चार्ज है, अगर वो यहाँ से निकल के बाहर जाएगा, तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ या ना। आएगा ना। यस सर। तो पूरा जो एटम है वो तो पॉजिटिव चार्ज हो गया है, और जब पॉजिटिव चार्ज हो गया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, तब तक पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लिया। कहा कि अरे रुको भाई, कहाँ जा रहे हो, आओ रुको रुको पहले। जैसे मान लो कि तुम लोग जैसे मान लो कि तुम लोग कहीं जाना है, और रास्ते में कई लोग मिल जाएंगे तुम लोगों को पानी पिलाने वाले, कि अरे रुको कितना तुम चल रहे हो, आओ पहले पानी पी लो, आराम कर लो, फिर जाओ। वही कहानी इसके साथ हो जाता है। जैसे ही चलना शुरू करता है ना, तो उसके जस्ट आगे वाला एटम भी ना उसको रोक देता है। मतलब कि जब चलना स्टार्ट करेगा तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वो एक्सेलरेट हो जाएगा। और जैसे अभी अपना स्पीड बढ़ाना ही शुरू किया, तब तक अगला एटम मिल गया। अब वो एटम कहेगा, अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, आओ थोड़ा खाओ पियो, हमारे साथ थोड़ा समय बिताओ, सुस्ता लो, फिर आगे जाना। तो फिर यहाँ पे आके थोड़ा सा उसका स्पीड कम हो जाता है। और फिर कहता है कि अरे भैया हमको बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इधर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना स्ट्रांग है कि इसके पहले वाले एटम को निकाल चुका है। जो उसका अपना एटम था उसको जब बुला लिया अपने पास, तो जो बाहर किसी और एटम का आ रहा है उसको अपने साथ कहाँ रखेगा वो? तो है कि नहीं भैया तब तुम जाओ। लेकिन इतना ही पूछने के लिए कुछ तो रखेगा उसको। तो फिर क्या करेगा ये, यहाँ से फिर आगे बढ़ेगा। जैसे आगे बढ़ेगा तो तक आगे वाला एटम फिर उसको कहेगा, अरे रुको कहाँ जा रहे हो तुम। ठीक है ना। तो यही पूछते पूछते, बात करते करते ये आगे बढ़ता जाता है। तो कहानी ऐसा होता है कि किसी भी मेटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो हर 10⁻⁴ सेकंड के आसपास ये समय होता है, या 10⁻⁻10 सेकंड। बुक में शायद कहीं दिया हुआ था रिलैक्सेशन टाइम कितना होता है, एग्जैक्ट 10⁻⁵ सेकंड होता है। ये तो वेलोसिटी होता है। एक सेकंड मैं बता दे रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा। रिलैक्सेशन टाइम, हाँ 10⁻⁻14 सेकंड होता है। 10⁻⁻14 सेकंड। देखो कितना कम समय है, 10⁻⁻14 सेकंड। ये रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब समझ रहे हो क्या है? रिलैक्स होने का टाइम। मतलब जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन मोशन में आता है ना, तैसे ही सामने वाला जो एटम है उसको रोक लेता है। तो ये जो एक्सेलरेट होना है और आगे वाले एटम का रोकना है, इनके बीच का जो टाइमिंग है ना, वो कितना होता है, 10⁻⁻14 सेकेंड। 10⁻⁻14 सेकेंड। मतलब इतना कम समय के बाद उसको मिल जाता है आराम करने वाला जगह। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो होता ये है कि जब मान लो कि थोड़ा सा उसका स्पीड ज्यादा हुआ, तब तक आगे उसको रोकने वाला मिल गया। फिर वहां से फिर स्टार्टिंग लिया अपना, तब तक आगे वाला रोकने के लिए मिल गया। तो वो कभी तेज हो ही नहीं पाता है। मतलब कि उसका जो वेलोसिटी है वो एक यूनिफॉर्म की तरह हो जाती है। क्या हो जाती है? यूनिफॉर्म। तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है। समझ में आ रहा है कैसे यूनिफॉर्म होता है? किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लग रहा है कि नहीं समझ में आया कि यूनिफॉर्म कैसे होता है? नो सर। समझ में आ गया? यस। गुड। आज इतना पूछ रहे हैं, बस हाँ हाँ करते जाओ। हाँ। यस। तो देखो, तो हम लोग कुछ फार्मूला भी डिराइव कर ही लें। फार्मूला डिराइव करना है कि मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज है ना, मेटालिक कंडक्टर, मतलब रिलैक्सेशन टाइम वगैरह निकालना है।
ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होगा, जिस एक्सेलरेशन से ये ईयरफोन जो हमारा है ना, इसका वायर भी बहुत लंबा नहीं है, तो बोर्ड पे जाने पे भी दिक्कत हो रहा है। थोड़ा और पास में कर लेते हैं कैमरा। ब्लूटूथ का दे दीजिए। ब्लूटूथ वाला था जो हेडफोन लगाते थे, वो ब्लूटूथ वाला ही है, लेकिन समस्या ये होता है ना ब्लूटूथ वाले में कि साउंड लैगिंग होता है। चाहे कितना भी अच्छे क्वालिटी का ब्लूटूथ वाला हेडफोन किन लो, साउंड लैगिंग उसमें होना ही होना है। तो वायर वाला ही ज्यादा होता है, लेकिन उसका वायर लंबा है थोड़ा, जो यूज करते हैं हेडफोन। ये क्या है सर? हाँ बोलो क्या कर रहे हो। ये क्या है सर? हेलो क्या कर रहे हो। देखो देखो जैसे मान लो कि ये अगर कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे और यहाँ पे एक नेगेटिव फील्ड लगा देंगे, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ इधर चलना शुरू करेगा। तो जैसे चलेगा वो नेक्स्ट वाले एटम में टकरा जाएगा, फिर यहाँ से चलना शुरू करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले एटम में टकरा जाएगा, फिर यहाँ से चलना शुरू करेगा। तो ऐसे लगातार ये चलता जाएगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज। मतलब कि जो फोर्स की जो वैल्यू है वो होता है Q इंटू ई। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो F इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस ई इंटू कैपिटल ई। कैपिटल ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल ई फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। तो देखो अगर मान लेते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो भी एटम है उस एटम का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले उसका वेलोसिटी u1 u2 रहा होगा, u1 u2, क्योंकि u और u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। जब हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं उस समय की जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे और इसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगा उसको हम क्या मानेंगे, v1 और v2 मानेंगे। तो इसका डायरेक्शन अलग अलग जो था वो u1 u2 u3 था, और जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब अरेंज हो गया तो इसका डायरेक्शन हमारा क्या था, v1 v2 था, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग का जो टोटल इनिशियल वेलोसिटी था वो हमारा वो u1 प्लस u2 प्लस u3 ऐसे un अपॉन अगर n अगर लिखें तो इसकी वैल्यू 0 था। क्यों 0 था, क्योंकि सबका डायरेक्शन अपना अलग अलग था, रैंडम डायरेक्शन था। रैंडम डायरेक्शन होता है तो उसका सम हमेशा क्या होता है, 0, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और हर एक डायरेक्शन का एक पेयर जरूर मिल जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है अगर v का फॉर्मूला लिखें तो न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़े है ना। तो ये जो टाइम है ये टाउ लिख रहे हैं, टाउ क्यों है, टाउ नहीं टाउ है, ये टॉर्क में भी हम लोग यूज कर चुके हैं। टाउ का मतलब यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम से है, टाउ का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम से। तो पहले वाले का जो वेलोसिटी होगा डिफरेंट होगा, दूसरे वाले का जो वेलोसिटी होगा वो u2 प्लस ए टाउ टू होगा। ऐसे करते करते vn की जो वैल्यू होगा वो un प्लस ए tn होगा, अलग अलग इसकी वैल्यू होगा, ठीक है। तो अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर निकालना हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd मतलब सबका एवरेज, तो सबका एवरेज अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, ये v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n। v1 की जगह पे लिखेंगे हम लोग u1 प्लस 8 टाउ 1
प्लस U2 प्लस, देखो हमारा हाथ काम नहीं कर रहा तो तुम लोग मजाक मत उड़ाना हमारा, ठीक है ना, अपॉन n। फिर क्या होगा हमारा, जो Vd की वैल्यू है, ये U प्लस U2 की वैल्यू यहाँ पे 0 हो चुका है, तो यहाँ पे जो बच जाएगा वो a टाउ 1 प्लस a टाउ 2, ऐसे करते करते नीचे a नहीं टाउ, दिख रहा है सर। नीचे का नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? अभी तक तो दिख रहा है ना? हाँ अब दिखेगा, दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है, थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए। ना अब करेंगे तो ऊपर वाला नहीं दिखेगा। हाँ ठीक है। देखो तो इसको हम लिख सकते हैं a टाउ लिख सकते हैं, तो जो Vd की वैल्यू आएगा वो हमारा आ गया a टाउ। यहाँ पे टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ लिख सकते हैं। जो हमारा फाइनल जो Vd की वैल्यू आया, Vd इक्वल टू वो आ गया a टाउ, और a का फॉर्मूला में पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो Vd की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस ई m अपॉन, सॉरी हाँ, m इंटू टाउ। ये हमारा Vd की वैल्यू है, समझ आ रहा है? Vd इक्वल टू माइनस ई अपॉन m इंटू टाउ, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, नोट कर लो आप लोग, चाहो तो इसका नोट्स मैं पूरे दिन प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ही पास नहीं है अभी। स्क्रीन शेयर कर लो सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, फिर से बोलो। स्क्रीन शेयर कर ले। ले लिए? हेलो, मिटा दें? हेलो, ओके। कष्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है, ठीक है। जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है वो ये है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखो हमें क्या करना है कि किसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। तो अगर कोई मान लेते हैं कि कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और इसकी लंबाई कितना है, l है, और इसको हमने एक किसी पोटेंशियल डिफरेंस से हमने जोड़ रखा है जो v है, ठीक है ना। तो हमें इसके निकालना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो हमें पता है, क्या पता है कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, ये तो सबको पता है ना, बोलो कि हाँ, क्या ना। यस सर। तो बस इसी फॉर्मूले में हम लोग टी को और क्यू को चेंज कर देंगे। तो कहो कि सर टी को कैसे चेंज करना है, तो क्यों नहीं चेंज करना है, क्योंकि वेलोसिटी में टी तो आता ही है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं होता है, यस सर, बोलो। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन बी हो जाएगा। क्या यस डिस्टेंस की कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रॉन को चलना है, यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है, एल दूरी चलना है ना, एल अपॉन वीडी। और ये किस वेलोसिटी चलना है, vd से चलना है। चलो तो t का काम तो हम काम कर लिए, vd।
अब हमें क्या करना है, क्यू क्यू के बारे में कुछ सोचना है। तो ये बताओ इसके अंदर कितना चार्ज होगा, अगर ये कोई पूछे इसके अंदर चार्ज कितना होगा, और वो भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में हो तब कितना होगा। तो उसके लिए तो डिपेंड करे, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो जैसे मान लेते हैं कि इसका जो टोटल एरिया है, टोटल वॉल्यूम कितना होगा इसका, तो टोटल वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ होता है ना, यस सर वॉल्यूम इक्वल टू यही होता है ना। तो अगर इस वॉल्यूम की अगर डेंसिटी अगर स्मॉल एन है तो इसके अंदर टोटल जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू एन इंटू ए इंटू एल हो जाएगा, यस होगा ना। चार्ज डेंसिटी अगर एन है तो मतलब कि पर्टिकुलर वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज अगर स्मॉल एन हो तो टोटल चार्ज इस पूरे वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू एन इंटू ए इंटू एल हो जाएगा। अब अगर वो चार्ज इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो चार्ज क्या हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर ई एन ए इंटू एल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो बस इन्हीं दोनों को यहाँ पे तो रख देना है बस, क्यू और टी की वैल्यू, ठीक है ना। चलो नीचे दिख रहा है ना, नीचे मैं लिख दे रहा हूँ। यस सर। हाँ देखो, तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, तो क्यू की वैल्यू कितना निकाला है अभी, ई एन ए इंटू एल, और टी की वैल्यू कितना है, एल अपॉन टी, एल अपॉन क्या है, वी डी। तो एल से एल कट जाएगा, क्या कट जाएगा ना, यस सर क्या हो जाएगा ये, ई एन ए इंटू वी डी, और यही हमारा करंट का फॉर्मूला हो जाएगा, ई एन ए इंटू वी डी। आसान है। अगर माइनस ही है तो यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हो आप लोग, अगर चाहो तो, ठीक है। और अगर नहीं चाहते हो तो मत लगाओ, क्योंकि वो डायरेक्शन से मतलब है। तो ये हमारा करंट है, देखो बहुत आसान है। अगर किसी भी कंडक्टर का लंबाई अगर एल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, यहाँ से करंट को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना है, तो हमें अगर आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, दोनों को बस चेंज करना है। पहले टी के बारे में सोच लेते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है इसका, तो डिस्टेंस हमें एल तय करना है, किस वेलोसिटी से तय करना है, वीडी से, तो टाइम इक्वल टू एल अपॉन वीडी। अब अगर इसका वॉल्यूम अगर ए इंटू एल होगा और स्मॉल एन अगर लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम है, सॉरी नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसके अंदर जो टोटल स्टोर्ड चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, एन इंटू वी हो जाएगा, और वी की वैल्यू कितना है, एल है। अब अगर वो चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यू इक्वल टू ई एन ए एल हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। कितना आसान इसका फॉर्मूला है, जल्दी से इसको भी नोट कर लो, एक दो और फॉर्मूला करा देते हैं। हो गया सर। हो गया, गुड। अब कल हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, याद आ रहा है क्या, चार्ज डेंसिटी का। तो चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या पढ़ा था हम लोगों ने, जे इक्वल टू करंट पर यूनिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू को रख सकते हैं क्या, करंट की जगह पे ई एन ए वी और डी अपॉन एरिया। तो ए से कट जाएगा, ये हो जाएगा ई एन वी डी। ये डी अलग नहीं है, इसमें सफिक्स है, छोटा सा डी है जो सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता रहा है। तो ये हमारा जे का फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। अब कहो कि सर जे तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसमें कौन वेक्टर है, तो इसमें वेलोसिटी होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। और इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा, क्योंकि एक करंट सॉरी चार्ज के डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा कि चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वो है ओम्स लॉ का, एक बार फिर से हम लोग डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन तो एक बार किए ही थे हम लोग, एक बार फिर से करेंगे हम लोग, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में करेंगे, और उसमें फिर से एक बार रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे, और उससे हम लोग देखेंगे कि जो रेजिस्टिविटी है, अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा है ओम्स लॉ में जो मोटे मोटे तौर पे, कि जो आर है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, रो, एल और ए पे डिपेंड करता है। लेकिन ओम्स लॉ का एक बार फिर से डेरिवेशन करेंगे अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो रेजिस्टिविटी है रो, वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है।
और उसमें क्या क्या अगर कम कर दें या क्या क्या ज़्यादा अगर होता तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो जाता। तो लंबा है टॉपिक, ठीक है ना, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, 1 से 2 मिनट बचा हुआ हम लोग का। तो आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग, कल फिर मिलते हैं, ठीक है ना। बाय, टाटा, सी यू।